अध्याय 276 एक के बाद एक लहर। तुम मौत को दावत दे रहे हो। कांसे के मुखौटे वाले आदमी ने मार्शल आर्ट की मुद्रा में दोनों हाथों से चाकू पकड़ते हुए बैठ गया। फिर उसने चाकू को अपने सिर के ऊपर उठाया और उसे काट दिया। चाकू से एक बहुत बड़ी आग की लपटों वाली छाया निकली, जो उस विशाल राक्षसी बैल के पैर की ओर दौड़ी। लेकिन उस चाकू की शक्ति सामान्य थी। पहाड़ जैसे राक्षसी बैल के पैर की तुलना में ज्वाला तलवार की छाया एक छोटे से टूथपिक की तरह थी। हा, तुम कितने घमंडी हो, जंगली बैल दानव जनरल ने घृणा से कहा। फैंग जुएई खुशी से हंसा। वह कांस्य मुखौटे वाला आदमी बहुत घमंडी था। वह सिर्फ झांसा दे रहा था। भले ही वह खुद उस कृपाण के हमले को रोक सकता था, दानव जनरल की तो बात ही छोड़िए। हा, नतीजा तय हो चुका था। ली यंग और उनके बेटे ली यून की निराशावादी और हताश थे। लेकिन उस समय, नहीं, एक धरती हिला देने वाली चीख ने अचानक सभी को चौंका दिया। आसमान में घमंडी पागल दानव बैल जनरल अचानक पागलों की तरह चिल्लाया। उस हानिरहित दिखने वाली लौ कृपाण छाया ने काले दानव क्यूई द्वारा संघनित विशाल बैल के पैर को आसानी से छेद दिया, जैसे कि गर्म चिमटे ने टोफू के टुकड़े को छेद दिया हो। उस पैर को बीच से दो भागों में काट दिया गया था, लेकिन कृपाण छाया ने नहीं रोका और पागल दानव बैल जनरल की भौहों के बीच राक्षसी क्यूई का सामना करना जारी रखा। धमाका। शून्य में खड़ा विशालकाय दानव सेनापति तुरंत ही मरी हुई मछली की तरह जमीन पर गिर पड़ा। वह अपने सामान्य आकार के शरीर में वापस आ गया। वह एक काले लोहे के रंग का पागल बैल था, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर से ज्यादा और लंबाई लगभग 100 मीटर थी। इसकी आंखें लाल थीं। ये जन्मजात राक्षस था और कम से कम 300 सालों से साधना कर रहा था। इसकी मांसपेशियां अजेय थीं, स्टील की तरह सख्त। इसका शरीर एक अजीब काली रोशनी से चमक रहा था। उस विशाल शरीर से शक्तिशाली राक्षसी क्यूई की किरणें निकल रही थीं और फिर बिखर गईं। पागल दानव बैल जनरल मर गया। उस दृश्य के कारण संपूर्ण राइजिंग ड्रैगन पीक तुरंत एक अजीब वातावरण में डूब गया। ली यंग और ली यून की किंगजियान कस्बे के अन्य लोगों सहित सुखद आश्चर्यचकित नहीं थे, लेकिन अपनी आंखें रगड़ते हुए और विशाल बैल राक्षस शरीर को देखते हुए ये पुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे कि यह सब वास्तविक था और राक्षसी क्यूई के तेजी से घूमने के कारण उत्पन्न भ्रम नहीं था। फैंग जुएई, जिसे वन स्ट्रोक फॉर ए सोल कहा जाता था, पूरी तरह से हैरान था। उसके मोटे चेहरे के हर हिस्से पर एक अविश्वसनीय भाव था। वह मृत सू लोंग और भूत सलाहकार को वापस जीवित होते देखने से ज्यादा हैरान था। जहां तक अन्य योद्धाओं का प्रश्न है, उन्हें भी गहरा सदमा लगा और वे स्तब्ध रह गए। मर गया। ली युनकी ने मुश्किल से अपना मुंह खोला, अवचेतन रूप से ऐसा शब्द कहा, यहां तक कि वह खुद भी नहीं जानता था कि वह क्या व्यक्त करना चाहता था। लेकिन उस क्षण, मैयाओ, सब खत्म हो गया। क्या वे सब मर गए हैं? अरे, यहाँ एक मरा हुआ बैल है। कितना बड़ा बैल है। मैंने पहले कभी इतना बड़ा बैल नहीं देखा था। ये स्वादिष्ट लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। सभी को एक तीखी, मधुर आवाज सुनाई दी। योद्धाओं ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया, लेकिन देखा कि एक दर्जन मांसल विकसित, दुबले, पतले आकार के बड़े बड़े लोग फटे, पुराने कवच पहने, साफ सुथरी कतारों में खड़े, दूर से आ रहे थे, जिनका नेतृत्व एक गंजे सिर वाले कर रहे थे, जो बेहद राजसी था, लेकिन उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर उबलते पानी के छींटे पड़ रहे हों। वह मुड़ा हुआ और बदसूरत लग रहा था। वे दर्जनों हटे कट्टे आदमी एक कूड़ा कचरा लेकर चल रहे थे। कूड़े पर एक छोटी सी सफेद बिल्ली थी, जिसका फर सफेद जैद की तरह सफेद था, जो सुबह की धुंधली रोशनी में एक पवित्र प्रतिदीप्ति उत्सर्जित कर रहा था। यह बेहद आकर्षक था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि छोटी सी बिल्ली वहां एक इंसान की तरह खड़ी थी। उसका एक पंजा उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए था। उसके मुंह से मीठी आवाज आ रही थी। एक बिल्ली जो बात करने में सक्षम थी। हर कोई पागल हो रहा था। एक राक्षस बैल मरा और एक राक्षस बिल्ली आ गई। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्यों न इसे चखकर देखें, कूड़े पर बैठी सफेद बिल्ली ने खुद से कहा। अगले ही पल, सभी के कुछ करने से पहले, बिल्ली अचानक चीख पड़ी और उसका छोटा प्यारा सिर गुब्बारे की तरह तेजी से फूल गया। उसका प्यारा गुलाबी मुंह तुरंत एक खुला खूनी मुंह बन गया, जो दर्जनों मीटर चौड़ा था। वह उस पागल बैल दानव जनरल के शरीर की ओर मुड़ी और एक गहरी सांस ली, तुरंत उसे अपने मुंह में ले लिया।
बिल्ली ने अपना विशाल सिर हिलाया और पूरे शरीर को निगल लिया जैसे अजगर हाथी को निगल जाता है। अगले ही क्षण विशाल सिर अचानक सिकुड़कर अपने मूल आकार में आ गया। छोटी सफेद बिल्ली ने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और अपना मुंह चाटा। वह असंतुष्ट लग रहा था। फिर उसने विचार करते हुए कहा, ठीक है, यह उतना अच्छा नहीं है। यह पता चला है कि एक दानव जनरल के शरीर का स्वाद अच्छा नहीं होता। और एक शाही दानव के शरीर का स्वाद कैसा होता है। उस समय सभी लोग स्तब्ध रह गए। वांग फैंग, तुम अभी भी जीवित हो, बढ़िया। दूर से फैंग जुई उदास दिख रहा था। उसकी नजर गंजे आदमी पर पड़ी और उसने यह नहीं सोचा कि एक अधीनस्थ जिसे मर जाना चाहिए था वह अभी भी जीवित था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उसका पूर्व अधीनस्थ एक भयानक राक्षस बिल्ली का पीछा कर रहा था। गंजे आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसने अपने पूर्व मालिक की ओर देखा भी नहीं। उस समय फैंग जुएई के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने उत्साह से गंजे आदमी को पुकारा, जैसे डूबते हुए आदमी ने जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया हो। अगर वह उस राक्षस बिल्ली से बच सकता तो शायद वह उस दिन बच सकता। मई आओ, शब्दों से करीबी रिश्ते मत बनाओ। वे अब मेरे लोग हैं। छोटी सफेद बिल्ली ने घृणा से उसके पंजे पकड़ लिए। महामहिम, मेरा नाम फैंग जुएई है। मैं दानव भगवान महल से राजकुमार शून्य का शिष्य हूँ। फैंग जुएई ने तुरंत अपना परिचय दिया और यंग मास्टर शून्य को अपनी पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया। उनकी राय में वे दोनों राक्षस थे। हो सकता है कि राक्षस बिल्ली यंग मास्टर शून्य को मुंह दिखा दे और उसे जाने दे। जब ली यंग और उसके लोगों ने ये देखा तो वे फिर से चिंतित हो गए। एक राक्षस बैल अभी मरा था और एक राक्षस बिल्ली आई, जो बैल से भी ज्यादा क्रूर दिख रही थी। अगर वह बिल्ली फैंग जुएई की तरफ होती तो क्या कांस्य मुखौटे वाला आदमी राक्षस बिल्ली का विरोध कर पाता। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, आखिर राजकुमार शून्य कौन है? क्या इससे मेरा कोई लेना देना है कि तुम उसके आदमी हो या नहीं? छोटी सफेद बिल्ली ने तिरस्कारपूर्वक अपने पंजे हिलाए और फिर अपना सिर घुमाया। कांस्य मुखौटा वाले आदमी को चिल्लाया जो चुपचाप उसके बगल में खड़ा था, मियाओ। ऐसा लग रहा था कि वह उसके साथ खुद को खुश कर रही थी। तुम अभी क्यों आए? कांस्य मुखौटा वाले आदमी की आवाज पहली बार गर्मजोशी से भरी हुई लगी। उसने पूछा, बाकी लोगों का क्या हुआ? मियाओ, बर्फीली सड़क पर चलना मुश्किल है। मार्शल आर्ट न जानने के कारण वे लोग बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। छोटी सफेद बिल्ली ने विनम्रता से उत्तर दिया। अध्याय 277 कर्म। जैसे ही फैंग जुएई ने बिल्ली की बातें सुनी, उसका उत्साहित चेहरा तुरंत जम गया और वह परेशान हो गया। यह पता चला कि वह राक्षस बिल्ली कांस्य मुखौटे वाले आदमी की थी। इसलिए उसकी योजना एक व्यर्थ उम्मीद होगी। हालांकि ली यंग और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। उस समय दूर से लोगों के कदमों की आवाज आ रही थी। वे कुछ ग्रामीणों के थे जो गंदे सूती जैकेट पहने हुए थे। उनके पास घिसी हुई तलवारें और लाठियां थीं, और यहां तक कि दरांती जैसे हथियार भी थे। वे विस्मय और उत्सुक दिख रहे थे। उनके कदम भारी थे। जाहिर है, उनके पास कोई जादुई कौशल नहीं था। वे बस साधारण लोग थे। वे घाटी गांव से हैं, ली युनयांग ने अपने बूढ़े पिता के कान में फुसफुसाया। ली यंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। मेरा नाम गाओ फैंग है, मैं वैली विलेज का मुखिया हूँ। मुझे यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया गया था। गाओ फैंग ने अपने दाहिने हाथ को अपने सीने के सामने अपने बाएं हाथ में रखकर योद्धाओं का अभिवादन किया। उसके पीछे उसके ग्रामीण थे। वे शब्द एक मूक तमाचे की तरह थे जो वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरों पर पड़े। तथाकथित रक्त बलिदान समारोह की शुरुआत से पहले किसी ने भी इन साधारण ग्रामीणों पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें कचरे की तरह माना जाता था, और किसी को भी उन कमजोर चींटियों की परवाह नहीं थी जिन्हें बर्फ और बर्फ की वेदी पर मरने के लिए नियत किया गया था। लेकिन अब मूर्खों को भी एहसास हुआ कि कांस्य मुखौटे वाला आदमी इन ग्रामीणों के साथ था। अब वे उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली समूह बन गए थे। ब्लड ड्रैगन गांव ने जानबूझकर जो समारोह आयोजित किया था, उसने वैली गांव के सपने को पूरा कर दिया था। उस लड़ाई के बाद स्नो ड्रैगन माउंटेन के 500 मील के दायरे में कोई भी वैली विलेज को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा, गांव के मुखिया गांव, आप बहुत विनम्र हैं। मैंने बहुत पहले ही आपके महान नाम के बारे में सुना है। आज आपको देखना मेरे लिए सम्मान की बात है। गांव के मुखिया गांव बहुत प्रतिभाशाली हैं।
हमें भविष्य में एक दूसरे से निकट संपर्क बनाए रखना चाहिए। ब्लड ड्रैगन विलेज एक अत्याचारी समूह है और हम इसे दंडित करने की उम्मीद करते हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में वैली विलेज की मदद करते हैं। इसलिए हम आज राइजिंग ड्रैगन पीक पर आए हैं। अप्रत्याशित रूप से गांव के मुखिया गांव ने पहले से ही एक विस्तृत योजना बना ली थी। इस मुखौटा दोस्त की मदद से हम ब्लड ड्रैगन विलेज को नष्ट करने के लिए निश्चित हैं। उन ताकतों के नेताओं ने कभी गर्म तो कभी ठंडा हवा दी। उस समय उन्होंने बहुत सद्भावना दिखाई। गाओ फेंग, जो पहले केवल एक छोटा सा किरदार था, अब सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गया था। गाओ फेंग थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वह अपने दिल में बेहद उत्साहित था। कुछ समय पहले वह एक ऐसा व्यक्ति था जो शांतिपूर्ण शहर में अपना पेट भी नहीं भर सकता था। आजकल बहुत से बड़े बड़े लोग उसकी चापलूसी करने को तैयार हैं। दूसरी ओर, यह देखकर कि वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था, फेंग जुएई ने मुड़कर चुपचाप भागना चाहा। क्या तुम अब जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। फेंग जुएई के सामने एक तेज बुखार से पीड़ित व्यक्ति आया। यह कांस्य मुखौटे वाला आदमी था। उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी। जिस व्यक्ति को चिलचिलाती गर्म तलवार से सजा सुनाई गई है, उसे मरना ही होगा। आग की लपटों के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। कैसे? आप मुझे कैसे जाने दे सकते हैं? फेंग जुएई ने विनती की। उस समय उसके मन में लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। यहां तक कि पागल दानव बैल सेनापति भी एक कृपाण के हमले से मारा गया था। वह उस व्यक्ति का मुकाबला कैसे कर सकता था? मारना। उसकी विनती का जवाब एक निर्दयी चिल्लाहट के रूप में मिला। चिलचिलाती गर्म कृपाण जल्दी से नीचे काट दिया। फेंग जुएई को वापस लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ओह! जब दोनों आकृतियां आपस में टकराईं, तो कृपाण की चमक और तलवार की छाया चांदी जैसी रोशनी के साथ फूट पड़ी। इस दुनिया में क्या वाकई कोई कर्म है? फेंग जुएई ने अपनी गर्दन ढक ली, जहां से लगातार आग निकल रही थी। किसी तरह उसे अचानक कुछ दिन पहले ब्लड ड्रैगन विलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में उस लड़की का श्राप याद आ गया जिसे उसने मार डाला था। नरक की लपटें तुम्हें जलाकर राख कर देंगी। क्या यह अभिशाप वास्तविक हो गया है? अपने जीवन के अंतिम क्षण में उस दुष्ट व्यक्ति के हृदय में अंततः पश्चाताप की भावना उत्पन्न हुई। ज्वाला की जलन उसकी आत्मा से आ रही थी और फेंग जुएई ने हताश होकर चिल्लाया। अजीब ज्वाला अंदर से बाहर तक जल रही थी, मानो वह सब कुछ बर्बाद कर देगी। यहां तक कि क्यूई भी उसके शरीर के चैनलों में प्रज्वलित और विस्फोटित हो गई थी। वह एक सेकंड के लिए भी इस तरह के दर्द को सहने के बजाय अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े करके मर जाना पसंद करेगा। तीखी चीखें राइजिंग ड्रैगन पीक तक गूंज उठी। जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा, वे कांप उठे। हालांकि तापमान ज्यादा ठंडा नहीं था। सू लोंग और हान यू की मृत्यु के बाद लौ थोड़ी देर तक जलती रही। 1 स्ट्रोक फॉर ए सोल 15 मिनट तक जलती रही, फिर नीले धुएं में बदल गई और सीटी बजाती हवा और बर्फ में गायब हो गई। सजा पूरी हो गई। ठंडी आवाज कांस्य मुखौटे के पीछे से आई। आवाज सुनकर सभी कांप उठे। यह तीसरी बार था जब उन्होंने इसे सुना। हर बार यह एक विशेषज्ञ को राख के ढेर में बदलते हुए दर्शाता था। वह एक वास्तविक यम था जो लोगों के जीवन का फैसला करता था। एक कृपाण के साथ बाहर निकलने का मतलब था कि वह सभी अपराधियों को येलो स्प्रिंग रोड पर भेज देगा। बाकी मुद्दों को आपको सुलझाना होगा। कांस्य मुखौटे वाले आदमी ने अपना ज्वाला लंबा चाकू हटा दिया और गाओ फेंग को सिर हिलाया, फिर नीले धुएं में बदल गया, जो तेजी से राइजिंग ड्रैगन पीक से नीचे तैर रहा था। 1 मिनट रुको, कृपया रुको, ली युन की चिल्लाया, और उसने भी अपने लाइटनेस कौशल का उपयोग करते हुए उसका पीछा किया। बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और अंत में किंग नदी शहर के मुखिया ली यंग और घाटी गांव के मुखिया गाओ फेंग को देखा। जाहिर है कि वे बाकी समस्याओं के प्रभारी थे। पहला एक बड़ी ताकत का मालिक था, जबकि बाद वाले को कांस्य मुखौटे वाले आदमी का समर्थन प्राप्त था। किसी ने भी नहीं कहने की हिम्मत नहीं की। राइजिंग ड्रैगन पीक एक गड़बड़ थी। अब जबकि तीनों गांव के मुखिया पहले ही मर चुके थे, ब्लड ड्रैगन गांव सिर्फ एक भेड़ का बच्चा था जिसे मारा जाना था। जब तक ब्लड ड्रैगन गांव पर कब्जा नहीं हो जाता, तब तक उन डाकुओं द्वारा कई सालों तक जमा किए गए खजाने सभी की संपत्ति बन जाएंगे। ली यंग और गाओ फैन के नेतृत्व में एक साधारण परामर्श के बाद भीड़ वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित ब्लड ड्रैगन गांव के मुख्यालय में घुस गई। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम, रुको, कृपया रुको।
ली युनकी ने कांस्य मुखौटा वाले आदमी का पीछा करते हुए चिल्लाया। अंततः आगे की ओर दिखाई देने वाली छायादार आकृति रुक गई। क्या बात है? नकाबपोश आदमी ने मुड़कर ली युनकी की ओर देखा। उसकी आंखें आग से जल रही थीं। क्या आप सीनियर भाई डिंग हैं? ली युनकी जिज्ञासा से भरी हुई थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हूं या नहीं? आदमी का स्वर बहुत शांत था। मैं। लियो की झिझके। पहले तो उसने सोचा कि कांसे का मुखौटा वाला आदमी डिंग हाओ ही होगा, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां विकसित हुई, उसे इस पर संदेह होने लगा। हर कोई जानता था कि डिंग हाओ अपनी जंग लगी तलवार और बर्फ की क्यूई के लिए जाना जाता था, और उसकी तलवारबाजी शानदार थी। उसकी बर्फ की क्यूई और भी ज्यादा गुप्त थी। लेकिन कांसे का मुखौटा वाला आदमी कृपाण चलाने में माहिर था, और उसकी क्यूई में भयानक अग्निगुण था। इन सब बातों को देखते हुए, वह डिंग हाओ नहीं हो सकता था। एक व्यक्ति के लिए एक ही समय में दो विपरीत क्यूई ऊर्जाओं पर नियंत्रण पाना असंभव था। मैं सिर्फ डिंग हाओ का दोस्त हूं। उसने मुझे इस मामले को संभालने के लिए कहा। कांस्य मुखौटा वाले आदमी ने धीरे से कहा और अपने सामने खड़े लड़के की तरफ देखा। डिंग हाओ पहले ही शांतिपूर्ण शहर के लिए निकल चुका है। कुछ दिनों में वह तलवारबाजी की तलाश करने वाले संप्रदाय में वापस चला जाएगा। उसने मुझे धन्यवाद देने के लिए कहा। अध्याय 278 स्थिति का अवलोकन। यह मेरी खुशी की बात है। पता चला कि आप सीनियर भाई डिंग के दोस्त हैं। माफ करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ली युनकी ने जल्दी से सलाम किया और फिर पूछा, आप किस संप्रदाय से हैं? हाँ, मैं खुद का हूं और अपने लिए काम करता हूं। हाँ, सूरज पूर्व में उगता है, और केवल मैं ही बुराई पर विजय पा सकता हूं। मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। मेरा नाम है, एक कृपाण के साथ प्रस्थान। उसकी हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी, जबकि उसका शरीर तुरंत हवा और बर्फ में गायब हो गया। ली युनकी ने आह भरी, फिर मुड़कर चली गई। मैंने नहीं सोचा था कि सीनियर भाई डिंग का इतना मजबूत दोस्त होगा, यहां तक कि दानव जनरल भी उसके बेतरतीब हमले से मारा गया था। उसकी ताकत जन्मजात ग्रैंडमास्टर स्टेज से अधिक होनी चाहिए। सीनियर भाई डिंग वास्तव में रहस्यमय है। अपने दिल में, वह डिंग हाओ की और भी अधिक पूजा करने लगा। अंततः सुनहरी धूप दूर स्थित स्नो ड्रैगन पर्वत की चोटियों के पूर्व से निकली, जो तलवार की तरह लंबी रात को चीरती हुई निकल रही थी। राइजिंग ड्रैगन पीक से कुछ ही दूरी पर बर्फ की दीवार पर कांस्य मुखौटे वाले आदमी ने धीरे से अपना मुखौटा उतार दिया। सूरज की रोशनी में एक खूबसूरत युवा चेहरा दिखाई दिया, जिसकी लंबी भौहें थीं। वह तेज और सुंदर दिख रहा था। उसके बारे में एक अवर्णनीय सुंदरता थी। वह लड़का वास्तव में डिंग हाओ था। मुझे लगता है कि आज सुबह से ही सेटिंग आउट विद वन सेबर का नाम नॉर्थ स्नो प्रांत को हिलाकर रख देगा, और एक तीखी गर्म कृपाण से सजा सुनाने का मेरा हुनर उन दुष्ट लोगों को चौंका देगा। हाँ, यह एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्तित्व है। शायद मुझे भविष्य में भी इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि सेटिंग आउट विद वन सेबर मैं हूं। अगर मैं एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट होता, तो शायद मैं हान यू के शिलालेखों के जाल में फंस जाता। लेकिन शिलालेख तलवार मास्टर द्वारा दी गई शिक्षाएं बहुत शक्तिशाली हैं। हान यू का गठन, ये दूसरों की नजर में शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में ये खामियों से भरा था। मैंने उसकी खामियों का इस्तेमाल किया और उसे मार डाला। फैंग जुएई की ताकत एक मार्शल मेंटर के करीब थी, लेकिन वह मेरे द्वारा आसानी से मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेहद डरा हुआ था। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि एक मार्शल कलाकार का अनुभव और मानसिक दृष्टिकोण कितना महत्वपूर्ण है। मुझे एक मजबूत योद्धा बनने के लिए अपने दिल को तेज करना होगा। जब मेरी इच्छाशक्ति पत्थर की तरह सख्त हो जाती है, तो मैं एक असली योद्धा बन सकता हूँ। मेरी कृपाण तकनीक और युद्ध कौशल को अभी भी मजबूत करने की आवश्यकता है। अब मेरे पास केवल युआन तियानगंग से चुराया गया फास्ट विंड ब्लेज नाइफ का एक सेट है। हालांकि यह एक निम्न पृथ्वी रैंक का युद्ध कौशल है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जैसे ही डिंग हाओ को पिछली लड़ाई याद आई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह कांस्य मुखौटा उसे भूमिगत पैतृक स्थल से मिला था, जब उसने रहस्यमय कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति को हराया था। डिंग हाओ ने इसे अपने पास रख लिया, ताकि मुखौटे से कुछ सुराग मिल सके। हाल ही में हुई लड़ाई के दौरान, उसने उस मुखौटे का इस्तेमाल खुद को कांस्य मुखौटे वाले व्यक्ति के रूप में छिपाने के लिए किया, ताकि ब्लड ड्रैगन गांव को खत्म किया जा सके।
उसने कांस्य भूत चेहरे वाले मुखौटे को अपनी भंडारण अंगूठी में संग्रहित किया और फिर अपनी बाहों से एक नीलम जेड प्लेट निकाली। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय को छोड़ने से पहले उस सन की शिक्षक प्रभारी वांग ज्यूफेंग ने उसे वह नीलम पत्थर की प्लेट दी जो एक महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचा सकती थी। कुल 3 थे, जिनमें से प्रत्येक में वांग ज्यूफेंग के पूर्ण प्रहार की शक्ति थी। उसके सामने पत्थर की प्लेट टूट गई थी और उस पर लिखा हुआ शिलालेख धुंधला हो गया था। यह सुस्त हो गया था और अब चिकना और चमकदार नहीं रहा। वह उस ऑक्स डेमन जनरल को 1 सेकंड में मार पाने में सक्षम था। इसका कारण स्वाभाविक रूप से उस प्लेट की शक्ति पर निर्भर होना था, लेकिन डिंग हाओ ने इसे गुप्त रूप से इस्तेमाल किया और राइजिंग ड्रैगन पीक पर हर कोई उसकी हरकत से अनजान था। डिंग हाओ की वर्तमान ताकत डेमन जनरल दायरे में किसी भी राक्षस के लिए मुकाबला नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि फेंग जुएई वास्तव में दानव भगवान महल के साथ गुप्त रूप से मिलीभगत कर रहा था और उसने एक दानव जनरल को बुलाया था। अगर उसके पास नीलम पत्थर की प्लेट नहीं होती तो वह राइजिंग ड्रैगन पीक पर बहुत खतरे में पड़ जाता। 3 नीलम पत्थर की प्लेटों में से एक का पहले ही इस्तेमाल हो चुका है और मुझे सावधान रहना होगा। बाकी 2 मेरी जान बचा सकती हैं, लेकिन वे डिस्पोजेबल हैं। डिंग हाओ उस दृश्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जब फेंग जुएई ने पागल बेल दानव जनरल को बुलाया था, जिससे उसे कुछ प्रेरणा मिली थी। कुछ समय पहले प्राचीन संप्रदाय के भूमिगत खंडहरों में वह रहस्यमय कांस्य मुखौटे वाला आदमी स्पष्ट रूप से एक प्राचीन आत्मा नहीं था, लेकिन वह पराजित होने के बाद शांति से निकल सकता था। उसने एक जादुई हथियार का इस्तेमाल किया होगा जो अंतरिक्ष समय परिवर्तन कर सकता था। लेकिन कौन उस तरह के रहस्यमय हथियार का उपयोग करके उसे डार्क इविल इल्यूजन फॉर्मेशन में बुला सकता है? डिंग हाओ को लंबे समय से संदेह था कि कांस्य चेहरे वाला व्यक्ति संभवतः तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के शिष्यों में से एक था, और अब वह अपने अनुमान के बारे में अधिक आश्वस्त था। लेकिन अभी तक उन्हें कोई सबूत नहीं मिला है। टेरन और दानव हमेशा असंगत रहे हैं। दोनों ने शाश्वत शिकायतें जमा कर ली हैं जो लंबे समय से अपूरणीय हैं। क्योंकि आदिम गठबंधन संधि द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं, वे कभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे हैं। हालांकि आजकल एक छोटे से ब्लड ड्रैगन विलेज ने दानव भगवान महल के साथ गुप्त रूप से मिलीभगत करने के लिए सार्वभौमिक निंदा का जोखिम उठाने की हिम्मत की है। क्या स्नो प्रांत में अराजकता होगी? क्या अंतर्धाराएं इतनी गंभीर है? डेमन गॉड पैलेस स्नो प्रांत की सबसे बड़ी दानव ताकतों में से एक है। पता चला है कि इसने गुप्त रूप से ऐसी व्यवस्था की है। ये कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह किसके साथ काम कर रहा है। ट्रैंक्विलिटी अकादमी, तलवारबाजी चाहने वाला संप्रदाय। क्या यह सच है कि, जैसा कि कई लोगों ने अनुमान लगाया है, स्नो प्रांत में एक पवित्र युद्ध होगा? इसके अलावा, तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में चल रही अंतर्धाराओं के बारे में सोचते हुए, डिंग हाओ को अचानक लगा कि अराजकता सामने आ गई है और एक क्रूर बड़ा युग चल रहा है। अगर वह आने वाले तूफान में जीवित रहना चाहता था तो उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी। शायद मैं घाटी गांव में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। शांतिपूर्ण शहर में बसने की व्यवस्था करना बेहतर है। जब तक मैं इन ग्रामीणों की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं होगी और फिर मैं राक्षसों से लड़कर खुद को प्रशिक्षित करने के लिए स्नो ड्रैगन माउंटेन में प्रवेश कर सकता हूं। पागल बैल दानव जनरल का शरीर एक खजाना है, लेकिन क्या अफसोस है, इसे दुष्ट चंद्रमा लानत बिल्ली ने पूरा निगल लिया। लेकिन बिल्ली द्वारा शरीर को पचाने के बाद दानव क्रिस्टल को अपने मल के साथ बाहर आना चाहिए, और फिर मैं गंजे आदमी से मेरे लिए क्रिस्टल ढूंढने को कहूंगा। जब डिंग हाओ ने अपना मन बना लिया, तो वह तुरंत धुएं में बदल गया और रात में गायब हो गया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। रक्त ड्रैगन गांव को अंततः योद्धाओं द्वारा नष्ट कर दिया गया। विद्रोही काले घोड़े वाले शूरवीरों को लाल आंखों वाले योद्धाओं ने कुचल दिया। इस प्रक्रिया में सभी ने एक बार फिर देखा कि दुष्ट चंद्रमा कितना भयानक था। रास्ते में जिस किसी से निपटना मुश्किल था, उसे उसके खुले खूनी मुंह ने निगल लिया था। किसी ने गुप्त रूप से गणना की कि भयंकर सफेद बिल्ली ने बेल को छोड़कर कुल 12 जीवित लोगों को निगल लिया था। वे सभी जूनियर मास्टर थे जिनके पास क्यूई थी। यह अविश्वसनीय था कि उसके हथेली के आकार के पेट में इतनी सारी चीजें हो सकती थी। क्या उसका पेट एक अथाह गड्ढा था?
अध्याय 279 उन्हें सच बताओ। इसके अलावा उस राक्षस बिल्ली में खजाने खोजने की एक विशेष प्रतिभा थी। ब्लड ड्रैगन विलेज ने कई सालों से जो खजाने जमा किए थे, उन्हें मुख्य हॉल के नीचे एक बहुत ही गुप्त कमरे में बंद कर दिया गया था। पहले तो किसी को भी यह नहीं मिला था। अप्रत्याशित रूप से राक्षस बिल्ली ने आसानी से प्रवेश द्वार पा लिया। जैसे ही भीड़ बिल्ली के पीछे अंदर गई, वे सुनहरे खजाने को देखकर चौंक गए। हर कोई जानता था कि ब्लड ड्रैगन गांव ने उन वर्षों में बहुत सारे खजाने जमा किए थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वहां इतने सारे होंगे। सोना, चांदी, जवाहरात, उच्च गुणवत्ता वाले हथियार और काले क्रिस्टल, साथ ही कुछ अच्छे जादू कौशल, युद्ध कौशल और मैनुअल। आधे एकड़ भूमि पर फैले गुप्त कमरों में हर जगह चमकदार खजाने मौजूद थे। गुप्त कमरे में प्रवेश करने वाले लोग पूरी तरह से हैरान थे। कुछ लोग उन खजानों को लेने के लिए पागल थे, लेकिन ये देखने के बाद कि कैसे जंगली बिल्ली ने 7 छिद्रित मार्शल डिसिपल क्षेत्र के एक स्वामी को निगल लिया, वे सभी एक बार में रुक गए। मैया, तुम सच में बेवफा हो। ये चीजें मैंने ही खोजी हैं। जो भी कुछ लेगा वह मर जाएगा। दुष्ट चंद्रमा ने अपना मुंह खोला, अपने छोटे दांत दिखाए और उन्हें पीसने लगा। अगर कोई साधारण बिल्ली इतनी घमंडी होती, तो भीड़ ने उसे बहुत पहले ही पीट पीट कर मार डाला होता। लेकिन वह छोटा मालिक कोई भी उसके सिर द्वारा निगला जाना नहीं चाहता था, जो कभी भी फैल सकता था, इसलिए उन्होंने आज्ञाकारी बनना चुना। और तो और, उसका मालिक कांस्य मुखौटे वाला वह आदमी था जिसने सिर्फ एक कृपाण के हमले से पागल बेल दानव जनरल को मार डाला था। कुछ सौदेबाजी के बाद किंग नदी शहर और घाटी गांव को उन खजानों में से प्रत्येक का 40% हिस्सा मिला। शेष 20% को अन्य योद्धाओं और छोटे संप्रदायों में समान रूप से विभाजित किया गया। मैया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आज कुछ गलत किया है। विभाजन के बाद क्रूर बिल्ली को कुछ एहसास हुआ। बिल्ली के बच्चे, तुम्हें उनके चले जाने तक इंतजार करना चाहिए और फिर इस गुप्त कमरे को खोलना चाहिए। इस तरह अंदर का खजाना हमारा हो जाएगा और हमें इसे दूसरों के साथ साझा करने की जरूरत नहीं होगी, गाओ जुएर ने धीरे से कहा। मैयाओ, दुष्ट चंद्रमा अचानक बहुत पछताया। फिर उसने अपने छोटे छोटे दांत पीसते हुए पागलों की तरह कहा, क्या मुझे अब उन सभी को मार देना चाहिए और खजाना वापस ले लेना चाहिए? मौके पर मौजूद सभी लोग कांप उठे और बहुत घबरा गए। नहीं, हम अच्छे लोगों को नहीं मार सकते। अगर आप उन्हें मार देंगे तो सेटिंग आउट भाई नाराज हो जाएगा, गाओ जुएर ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। मैयाओ, ठीक है, फिर, शैतान बिल्ली ने दुखी होकर कहा। योद्धाओं ने आखिरकार राहत की सांस ली और फूट फूट कर रोने लगे। वे सभी उस प्यारी सी बच्ची को गले लगाना चाहते थे और उसका शुक्रिया अदा करना चाहते थे। वह बहुत बातूनी थी, हर कोई बात करता था और खजाना लेकर जल्दी से निकल जाना चाहता था। बिल्ली बहुत क्रूर थी, उन्हें उससे दूर रहना चाहिए था। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। जब वे गांव लौटे तो घाटी गांव के लोग खिलखिलाकर मुस्कुराए। उन्हें उस दिन जितना गर्व महसूस हुआ, उतना पहले कभी नहीं हुआ था, न ही उस दिन से जब वे पैदा हुए थे। वे बड़े लोग जो उन्हें नीची नजर से देखते थे, अब उनके चेहरे पर चापलूसी करने वाले चेहरे बन गए, जैसे पग। वह एहसास वाकई बहुत अच्छा था। इसके अलावा, ब्लड ड्रैगन गांव में घुसने के बाद उन्हें वहां से बहुत सारा अनाज और हथियार मिल गए थे। यह उनके लिए 10 सर्दियां बिताने के लिए पर्याप्त था। उनके रवाना होने से पहले, सेटिंग आउट विद वन सेबर ने उनसे अपनी गाड़ियां और यहां तक कि एक साइकिल वाली गाड़ियां भी ले जाने को कहा था। पहले तो गांव वालों को समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। अब वे समझ गए। वे खजाने के लिए थे। एक कृपाण के साथ आगे बढ़ते हुए, शूरवीर आदमी, इस बार यह वास्तव में आप पर निर्भर था कि हम घाटी गांव इस आपदा से कैसे बच सकते हैं। आपने हमारे घाटी गांव को फिर से बनाया। आप हमारे महान उपकारकर्ता हैं। हम सभी आपके सामने घुटने टेकते हैं। गांव का मुखिया गाओ फेंग उत्साहित और असंगत था। अन्य गांव वाले भी घुटने टेकने वाले थे। उन दिनों सभी ने देखा था कि डिंग हाओ ने उनके लिए क्या किया था। जिस गरीब गांव का कोई संरक्षक नहीं था और जो जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसे आखिरकार उम्मीद दिखी। डिंग हाओ के बिना वैली विलेज शायद तब तक गायब हो चुका होता। चाचाओं, इतने विनम्र मत बनो, डिंग हाओ ने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति बाहर निकली, जिसने सभी को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की। आपकी मदद से हम ये खजाने पा सके।
हम घाटी गांव से स्वेच्छा से सभी खजाने आपको दे देते हैं। गाओ फेंग ईमानदार दिख रहा था और उसके आसपास के लोग शांत थे। ऐसा लग रहा था कि वापस आते समय उन्होंने पहले ही इस बारे में चर्चा कर ली थी। वे सरल और ईमानदार ग्रामीणों का एक समूह थे। डिंग हाओ की नजर राक्षस बिल्ली पर पड़ी। मई आओ, दुष्ट चंद्रमा चौंक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये प्यारा व्यवहार करता है और एक मासूम लहजे में कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हालांकि मुझे ये चमकदार चीजें पसंद हैं, लेकिन मैंने निश्चित रूप से उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। बिल्ली मासूम है और उसने मुझे अपना मुलायम पेट सहलाने की अनुमति दी, गाओ जुएर ने कहा, जबकि उसने एक बार फिर ईविल मून का पेट सहलाया। डिंग हाओ ने अपना सिर झुकाया और कुछ देर गंभीरता से सोचा। फिर उसने आह भरी और कहा, परिस्थितियों के अनुसार मैं तुम्हें सच बताता हूं। मैं बिना किसी कारण के वैली विलेज नहीं आया था। पिछले महीने जब मैं पश्चिमी रॉक माउंटेन रेंज में प्राचीन संप्रदाय स्थल की खोज कर रहा था, तो मेरी मुलाकात गुओनू से हुई और हम भाई बन गए। मैंने सोचा था कि हम एक दूसरे से मार्शल आर्ट सीख सकते हैं और शराब पी सकते हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से भाई गुओनू को किसी ने मार डाला। जब मैं पहुंचा तो भाई गुओ को बचाया नहीं जा सका। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने मुझे वैली विलेज में संरक्षक बनने और इस सर्दी से आपके गांव की मदद करने के लिए कहा। लेकिन यह संयोग था कि मैं पीसफुल सिटी में गाओ फैंग से मिला। क्या? भाई गुओ? वह? गाओ फैंग दंग रह गया। हाँ, भाई गुओ का निधन हो गया है। डिंग हाओ ने गुओनू की विशाल कृपाण को अपनी भंडारण अंगूठी से लिया और उस तेज प्राचीन चाकू को निकाला जिसे गुओनू ने उस दिन भूमिगत खंडहरों से प्राप्त किया था। उन्होंने उन्हें गाओ फैंग को सौंपते हुए कहा, मैंने इन दिनों आपको देखा है। जुए आपके गांव में एकमात्र ऐसी है जिसके पास मार्शल आर्टिस्ट बनने की प्रतिभा है। गांव के मुखिया गाओ, कृपया ये 2 हथियार ले लो। जुए के काफी मजबूत होने के बाद वह उनका उपयोग कर सकती है। गाओ फैंग की आंखों में आंसू थे। उसने हथियार देखा और गुओनू के बारे में सोचा। पिछले सालों में गुओनू ने उनकी रखवाली की थी और उसे बहुत प्यार किया जाता था। लगभग सभी लोग उसे पिता या भाई की तरह मानते थे। उनके मन में गुओनू के लिए गहरी भावनाएं थी। गुओनू के गायब होने के बाद से गांव वाले बेहद चिंतित थे, लेकिन उन्हें हमेशा उम्मीद की एक किरण रहती थी कि किसी दिन वह मजबूत आदमी हमेशा की तरह गांव के प्रवेश द्वार पर दिखाई देगा। लेकिन खबर मिलने के बाद अध्याय 280 व्यापक रूप से ज्ञात। अंततः बुरी खबर आ ही गई। हुप, मैं नहीं चाहता कि अंकल गुओ मरे। हुप, अंकल गुओ। गाओ जुएर आंसू की बाढ़ को रोकने में सक्षम नहीं था, जैसे बारिश में नहाए हुए नाशपाती के फूल, एक सच्ची रोने वाली सुंदरता। अच्छी लड़की, रो मत। सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए मार्शल आर्ट का जमकर अभ्यास करो। अंकल गुओ का निधन हो गया, लेकिन तुम्हारे प्रियजनों को तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है। जल्दी से मजबूत बनो ताकि एक दिन तुम अपने हाथ में मौजूद लंबी कृपाण का इस्तेमाल अपने आदिवासियों के लिए एक बड़े रहने की जगह के लिए लड़ने के लिए कर सको। डिंग हाओ ने अपना हाथ बढ़ाया और छोटी लड़की के चेहरे पर आए आंसू पोंछे। हुप, बड़े भाई एक कृपाण के साथ निकल रहे हैं। मुझे बताओ कि अंकल गुओ को किसने मारा? जुए को उसका बदला लेना चाहिए। मैं कसम खाता हूं, छोटी लड़की की आंखें घृणा से भरी हुई थीं। डिंग हाओ ने छोटी लड़की के सिर को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, दुश्मन बहुत शक्तिशाली है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अभी के लिए मार्शल आर्ट का जमकर अभ्यास करो। मैं तुम्हारे अंकल गुओ का बदला लेने के लिए उन हथियारों को ढूंढूंगा। डिंग हाओ ने थोड़ी देर तक छोटी लड़की को सांत्वना दी और फिर अन्य लोगों के साथ वो पत्थर की इमारत की लॉबी में लौट आया। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। जहां तक इन खजानों की बात है, मैं कुछ ले लूंगा और बाकी गांव वालों को दे दूंगा। हालांकि अब समस्या यह है कि घाटी गांव में बहुत सारे खजाने हैं, जो अच्छी और बुरी दोनों ही चीजें हैं। अगर खबर फैल गई तो मुझे डर है कि उन खजानों पर विभिन्न दलों की नजर पड़ जाएगी। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि कोई भी हताश व्यक्ति उन्हें लूटने का जोखिम नहीं उठाएगा। डिंग हाओ की नजर गांव के मुखिया गाओ फैंग और बुजुर्ग गाओ लिन पर पड़ी। उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। हम इतने सालों से लड़ते और मारते आ रहे हैं। वैली विलेज में गाओ परिवार हमेशा जीवित रहने के लिए संघर्ष करता रहा है। जुए को छोड़कर कोई अन्य प्रतिभाशाली शिष्य यहां नहीं दिखा।
ऐसा लगता है कि किंगजियांग टाउन मेली परिवार ने जो रास्ता अपनाया वह हमारे लिए काम नहीं करता, गाओ लिन ने आह भरी। हाँ, बहुत सारे खजाने हैं। अगर हम उन्हें रख भी लें, तो भी हम उनका उपभोग नहीं कर सकते। वे हमारे लिए मुसीबत बन सकते हैं। उत्साह के बाद गाओ फेंग और अन्य लोग भी अचंभित रह गए। कुछ देर की चर्चा के बाद भी वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। अंत में उन्होंने मदद के लिए डिंग हाओ की ओर रुख किया। आप शांतिपूर्ण शहर में जा सकते हैं। कैसा रहेगा? डिंग हाओ ने संकोच से पूछा। शांतिपूर्ण शहर में जा रहे हैं? गाओ फैंग को आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर हम वास्तव में वहां जा सकते हैं, तो यह वह सब होगा जो हम चाहते हैं। गवर्नर की हवेली और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय द्वारा संरक्षित, हम राक्षसों और अशुभ जानवरों द्वारा हमला नहीं किया जाएगा ताकि हम अमर की तरह रह सकें, लेकिन हम चाहें तो भी हमें शांतिपूर्ण शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। शहर की प्रवेश परीक्षा बेहद सख्त और कठोर है। ऐसा कहा जाता है कि राज्यपाल के निवास और तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय द्वारा दी गई अनुमति वाले लोगों को शहर में बसने का अधिकार दिया जा सकता है। हम लगभग 100 लोगों के लिए एक बार में आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव है, गाओ लिन ने ईर्ष्या से कहा। अगर तुम शहर में जाना चाहती हो तो मैं अपने दोस्तों से मदद मांग सकता हूं। तुम्हें कुछ उम्मीद हो सकती है, डिंग हाओ ने कुछ देर सोचा और कहा। ऐसे मामले से निपटना मुश्किल नहीं था। डिंग हाओ मदद के लिए सन की आदमी वांग जुफेंग से पूछ सकता था, या संप्रदाय के मौजूदा बड़े शख्स जिमिन कियानेक्सू से। घाटी गांव के लगभग 100 लोगों के निवास अधिकारों को हल करना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ब्लड ड्रैगन गांव से प्राप्त खजाने से वे कुछ संपत्तियां खरीदने में पूरी तरह सक्षम थे। इस तरह ग्रामीणों की रोटी रोजी की समस्या हल हो सकती थी। डिंग हाओ के शब्दों ने गाओ फैंग और अन्य लोगों को सुबह की रोशनी दिखाई। सभी लोग बहुत खुश थे। गांव के बुजुर्ग गाओ लिन ने थोड़ा सिर हिलाया, जबकि उनकी धुंधली आंखों में राहत की झलक दिखी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक कठिन अंतिम निर्णय ले लिया है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। एक दिन से भी कम समय में राइजिंग ड्रैगन पीक पर जो कुछ हुआ, वह पूरे स्नो ड्रैगन पर्वत पर फैल गया। उस रात की पौराणिक कहानी शांतिपूर्ण शहर तक भी फैल गई थी। समय बीतने के साथ ही यह खबर प्लेग की तरह पूरे स्नो प्रांत में फैल गई। स्नो प्रांत में जियागो दुनिया को यह जानने में ज्यादा समय नहीं लगा। लगभग सभी को पता था कि सिटिंग नामक एक श्रेष्ठ व्यक्ति वन सेबर के साथ हाल ही में एक शक्तिशाली कृपाण तकनीक के साथ दिखाई दिया था। अपने अजेय स्कॉचिंग हॉट सेबर पर भरोसा करते हुए उसने एक राक्षस कमांडर को तुरंत मार डाला। कोई नहीं जानता था कि सेटिंग आउट विद वन सेबर ने किस संप्रदाय से शिक्षा ली थी। कोई नहीं जानता था कि उसकी उम्र क्या है, यहां तक कि वह कहां से है और कहां जाएगा। तपती हुई तलवार के साथ सजा, एक तलवार के साथ निकलना, वे शब्द हर किसी की जुबान पर छा गए थे। लगभग हर योद्धा जिसने उन रक्त बलिदानों में भाग लिया था और बहुत लंबे समय के भीतर राइजिंग ड्रैगन पीक से जीवित वापस लौटा था, उसने अपने आसपास के लोगों को उन शब्दों का अर्थ समझाया। यहां तक कि कई बस्तियों में कहानीकार भी उस रहस्यमय कहानी के बारे में बात करने में आनंद लेते थे। जैसा कि कहानी में बताया गया है, एक दिन राइजिंग ड्रैगन पीक पर गरज के साथ बिजली चमकी। और फिर यह सुना गया कि सूरज पूर्व दिशा से निकलकर मुझ पर चमक रहा है। एक कृपाण से निकलकर दानव और राक्षस मारे जाएंगे। राइजिंग ड्रैगन पीक पर ऐसे शब्द देवताओं की दहाड़ की तरह सुनाई दिए। इससे पहले कि हर कोई उन्हें समझ पाता, कांस्य मुखौटे वाला एक बेजोड़ मजबूत आदमी चोटी पर प्रकट हुआ। सिर्फ एक कृपाण से उसने ब्लड ड्रैगन गांव में तैरने वाले ड्रैगन तलवार सुलोन को मार गिराया। ओह नहीं, ये व्यक्ति वास्तव में उत्कृष्ट है और उसकी ताकत बहुत शक्तिशाली है। यहां तक कि उस बड़े टॉरेन और दानव कमांडर को भी एक कृपाण से तुरंत मार दिया गया था। एक झुलसाने वाली गर्म कृपाण के साथ सजा एक मजाक नहीं है। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं कि अगर भविष्य में कोई इस आदमी द्वारा निशाना बनाया जाता है, तो वह एक अंधे गली में जा रहा होगा। हे अब उन दुष्टों को हमेशा सतर्क रहना होगा, अन्यथा उन्हें एक ही कृपाण से उठाकर ले जाया जाएगा। एक झुलसा देने वाली गर्म कृपाण से सजा देने का मतलब है मौत का निशान। मुझे आश्चर्य है कि क्या शीर्ष कृपाण तकनीकों वाला मास्टर दिखाई देगा या नहीं। कहना मुश्किल है।
उसने बड़े टॉरेन और दानव कमांडर दानव भगवान महल में मास्टर को मार डाला और शायद वह बदला ले लेगा। शून्य क्राउन प्रिंस कितना घमंडी है। वह एक ऐसा आदमी है जो छोटी छोटी शिकायतों का बदला लेना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि अब बहुत से लोग एक कृपाण के साथ बाहर निकलने की तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक ऐसी बिल्ली पालता है जो इंसानों को खाना पसंद करती है। डिंग हाओ की ख्याति लोगों में एक कृपाण के साथ प्रस्थान करने वाले अवतार के रूप में फैल चुकी थी। ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में जो न्यायाधीश यम की तरह काम करता था, हर कोई उत्सुकता से भरा हुआ था। लोग यह अनुमान लगाने से भी नहीं रोक पा रहे थे कि भविष्य में ये रहस्यमय व्यक्ति कैसा होगा। कुछ लोग तो उसके बारे में चिंतित भी थे। वन सेबर के साथ बाहर निकलने से दानव भगवान महल से दानव कमांडर की मौत हो गई थी। एक बार जब महल ने उससे बदला ले लिया तो शून्य क्राउन प्रिंस के व्यक्तित्व के साथ वन सेबर के साथ बाहर निकलने का भविष्य चिंताजनक होगा। इसके अलावा दूसरों को डिंग हाओ की शैतान बिल्ली में भी दिलचस्पी थी। अपने खाली समय में लोग हमेशा एक बिल्ली के बच्चे के बारे में बात करते थे जो बोलने में सक्षम था और एक आतंक बिल्ली के बच्चे के बारे में जो मनुष्यों और शैतानों को खा सकता था। सेटिंग आउट विद वन सेबर रातों रात मशहूर हो गया। बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन सिटिंग आउट विद वन सेबर गायब हो गया। उसे ढूंढने वाले असफल हो गए और उन्होंने अभी अभी उसकी प्रसिद्धि के बारे में सुना था। सेटिंग वन सेबर के साथ कहां जा रहा था और क्या कर रहा था। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।